एक छोटे से गांव की सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी और खेतों में काम करने वाले लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अरुण। अरुण गरीब था, बहुत गरीब, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास रहता था। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। खाने के लिए भी रोज भरपेट खाना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर खुद से कहता था, एक दिन मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, मेहनत से। गांव के लोग उसे देखते थे और कई बार उसका मजाक भी उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ये क्या बड़ा आदमी बनेगा, तो कोई कहता, खुद के पास खाने को नहीं है और बातें देखो इसकी। लेकिन अरुण सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसे पता था, लोग आज हंस रहे हैं, कल वही लोग ताली बजाएंगे। दूसरी तरफ उसी गांव में एक बहुत बड़ा हवेली थी। उस हवेली में रहता था सेठ विजय प्रसाद। वो बहुत अमीर था। उसके पास खेत, दुकानें, गोदाम, सोना चांदी सब कुछ था। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, अच्छा दिल। वो बहुत घमंडी था। उसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो अक्सर कहता था, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं क्योंकि उनमें मेहनत करने की समझ नहीं होती। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे, जिनमें से एक था माधव। माधव चालाक था, बहुत चालाक। वो सालों से सेठ के साथ था और धीरे धीरे उसने सेठ का पूरा भरोसा जीत लिया था। लेकिन अंदर से वो बहुत लालची और जलन रखने वाला इंसान था। एक दिन किस्मत का पहला मोड़। एक दिन अरुण ने सोचा, अब समय आ गया है, मुझे काम ढूंढना होगा। वो सीधा सेठ विजय प्रसाद की हवेली पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से एक नौकर आया और बोला, क्या चाहिए? अरुण बोला, मुझे काम चाहिए, मैं सेठ जी से मिलना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। सेठ कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथ में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। उसने अरुण को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी हंसती। क्या चाहिए? सेठ ने पूछा। सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, अरुण ने विनम्रता से कहा। सेठ हंस पड़ा। तुम क्या काम करोगे? तुम्हारे जैसे तो रोज आते हैं और 2 दिन में भाग जाते हैं। अरुण ने शांत आवाज में कहा, आप एक मौका दीजिए, फिर देख लीजिए। सेठ ने माधव की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सच में मेहनती हो तो एक काम करो। क्या काम? जंगल जाओ और वहां से लकड़ियां काट कर लाओ। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हें काम दूंगा। अरुण बिना एक सेकंड सोचे बोला, ठीक है सेठ जी। माधव मन ही मन हंस रहा था। ये गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। जंगल और असली परीक्षा। अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज अब तेज हो चुका था। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, कांटे, पत्थर, ऊबड़ खाबड़ जमीन। लेकिन अरुण रुका नहीं। चलते चलते उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो एक भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहा था। अरुण तुरंत उसके पास गया। बाबा, मैं मदद करूं? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम क्यों मदद करोगे बेटा? अरुण मुस्कुराया, क्योंकि आपको जरूरत है। ये कहकर उसने बिना कुछ सोचे वो भारी गट्ठर उठा लिया और बूढ़े के घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अरुण बोला, नहीं बाबा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन याद रखना, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए मुझे याद करना। अरुण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो आगे बढ़ गया। कहानी का असली सफर अब शुरू होता है। अरुण ने लकड़ियां काटी, कंधे पर उठाई और शाम तक हवेली पहुंच गया। उसका शरीर थक चुका था, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। माधव ये देखकर चौंक गया। ये सच में वापस आ गया? सेठ भी हैरान रह गया। ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकते हो। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सेठ जी। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ काम की शुरुआत नहीं थी,
बल्कि ये शुरुआत थी ईमानदारी वर्सेस चालाकी, सच्चाई वर्सेस धोखा। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन अरुण उठ चुका था। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर ठंडा पानी डाला और बिना एक पल रुके सीधे सेठ विजय प्रसाद की हवेली की ओर चल पड़ा। आज उसका पहला दिन था। उसके मन में थोड़ा सा उत्साह था और हल्की सी घबराहट भी। हवेली पहुंचते ही माधव उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था, उसमें चालाकी छिपी हुई थी। आ गए, चलो काम शुरू करो, माधव ने कहा। अरुण बोला, जी क्या करना है? माधव ने बिना सोचे एक साथ बहुत सारे काम गिना दिए। आंगन साफ करना, पानी भरना, गोदाम से सामान लाना और खेतों में मजदूरों की मदद करना। ये सब एक ही दिन में करना आसान नहीं था, लेकिन अरुण ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप काम में लग गया। मेहनत बिना शिकायत के। सुबह से लेकर शाम तक अरुण बिना रुके काम करता रहा। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि काम ज्यादा है, ना ही उसने किसी से मदद मांगी। जो भी काम मिला उसने पूरी ईमानदारी से किया। शाम होते होते उसका शरीर जवाब दे चुका था। हाथों में दर्द था, सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसने सारे काम पूरे कर दिए। माधव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो सेठ का भरोसा इस पर आ जाएगा। जलन की शुरुआत। रात को सेठ विजय प्रसाद आंगन में बैठा था। उसने माधव से पूछा, वो नया लड़का कैसा काम कर रहा है? माधव थोड़ा रुका, उसकी आंखों में हल्की चालाकी चमकी, फिर बोला, ठीक ही है, लेकिन अभी नया है, देखना होगा कितना टिकता है। उसी समय अरुण वहां से गुजर रहा था। सेठ ने उसे रोका, अरे इधर आओ। अरुण पास आया। जी सेठ जी, आज काम कैसा रहा? सेठ ने पूछा। अरुण हल्का मुस्कुराया, बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा आज। सेठ कुछ पल चुप रहा। उसने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसने मन ही मन सोचा, इतना काम करने के बाद भी ये शिकायत नहीं कर रहा, अजीब लड़का है। उसने बस इतना कहा, ठीक है, ऐसे ही काम करते रहो। अरुण ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन ये छोटी सी बात भी माधव के दिल में चुभ गई। अगले दिन माधव ने तय कर लिया, अब कुछ करना ही होगा। वो सुबह सुबह सीधे अरुण के पास गया। सुनो, आज तुम्हें एक खास काम करना है। अरुण बोला, जी बताइए। माधव बोला, सेठ जी के कमरे में एक कीमती डिब्बा रखा है, तुम्हें उसे साफ करके वापस रखना है, बहुत संभाल कर। अरुण ने बिना शक किए कहा, ठीक है। वो कमरे में गया। डिब्बा बहुत सुंदर था, चांदी का बना हुआ, चमकता हुआ। अरुण ने बड़े ध्यान से उसे साफ किया और वहीं रख दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वो बाहर निकला, माधव चुपके से अंदर गया और वो डिब्बा उठाकर कहीं छुपा दिया। कुछ देर बाद पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। डिब्बा गायब है, एक नौकर चिल्लाया। सेठ गुस्से से भर उठा, किसने लिया? माधव तुरंत बोला, सेठ जी, आज उस कमरे में सिर्फ अरुण गया था। सबकी नजरें एक साथ अरुण पर टिक गईं। अरुण घबरा गया, नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो बस साफ करके आया था। माधव बोला, झूठ बोल रहा है, मैंने खुद इसे अंदर जाते देखा था। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरुण, तुमने चोरी की है। अरुण की आंखों में आंसू भर आए। नहीं सेठ जी, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। निर्दयी फैसला। सेठ ने गुस्से में कहा, मुझे चोरों से नफरत है, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। अरुण के हाथ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया और हवेली से बाहर निकल गया। टूटता हुआ मन, लेकिन जिंदा उम्मीद। रास्ते में चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? उसका दिल टूट चुका था। लेकिन तभी उसे याद आया, जंगल वाला बूढ़ा आदमी, उसकी आवाज, उसकी बातें। जब भी मुश्किल आए मुझे याद करना। अरुण रुक गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाबा, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। कहानी का नया मोड़। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे और सामने से वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। अरुण की आंखें फैल गईं। बाबा, आप? बूढ़ा मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, जब जरूरत होगी मैं आऊंगा। गांव के उस शांत रास्ते पर, जहां अभी कुछ देर पहले तक अरुण अकेला खड़ा था,
अब उसके सामने खड़ा था वही रहस्यमयी बूढ़ा। हवा धीरे धीरे थम गई, जैसे समय खुद रुक गया हो। अरुण की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। वो धीरे से बोला, बाबा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ थी। वो बोला, बेटा, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी सही इंसान को भी गलत साबित कर दिया जाता है। अरुण ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं बाबा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच को कभी साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद उसे सामने ले आता है। इतना कहकर बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उस कपड़े में कुछ चमक रहा था। वो वही चांदी का डिब्बा था। अरुण की आंखें फैल गईं। ये तो वही डिब्बा है। बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये डिब्बा तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन किसी और ने इसे छुपाया था। अब समय आ गया है सच सामने लाने का। सच का सामना। अगली सुबह अरुण फिर से हवेली पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा नौकर उसे देखकर चौंक गए। तुम फिर आ गए? अरुण शांत था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। मुझे सेठ जी से मिलना है। अंदर खबर पहुंची। सेठ विजय प्रसाद गुस्से में बाहर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तभी अरुण ने धीरे से वो डिब्बा आगे कर दिया। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। सेठ की आंखें फैल गईं। ये डिब्बा? माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। अरुण बोला, सेठ जी, अगर मैंने चोरी की होती तो ये डिब्बा मेरे पास क्यों होता? सच ये है, मैंने इसे साफ किया था, लेकिन इसके बाद किसी और ने इसे छुपा दिया। सेठ धीरे धीरे माधव की तरफ देखने लगा। माधव के हाथ कांपने लगे। माधव, सच क्या है? अब माधव चुप नहीं रह पाया। वो घुटनों पर गिर गया। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने ही डिब्बा छुपाया था। मैं अरुण से जलने लगा था। मुझे डर था कि वो मेरी जगह ले लेगा। पूरा आंगन स्तब्ध था। पछतावा और बदलाव। सेठ विजय प्रसाद का चेहरा बदल गया। अब उसमें गुस्सा नहीं, शर्म थी। वो धीरे धीरे अरुण के पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अरुण ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। माधव का फैसला। अब सबकी नज़र माधव पर थी। सेठ ने सख्त आवाज में कहा, माधव, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन तभी अरुण ने धीरे से वो डिब्बा आगे कर दिया। अरुण आगे आया। सेठ जी, अगर आप सच में मुझे अपना मानते हैं तो एक बात मान लीजिए, माधव जी को माफ कर दीजिए। सब चौंक गए। सेठ बोला, जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम उसे बचा रहे हो? अरुण मुस्कुराया। गलती से बड़ा इंसान का दिल होता है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कोई बदल नहीं पाएगा। माधव रो पड़ा। मैं इस लायक नहीं हूं अरुण, फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। नई शुरुआत। सेठ ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज से नई शुरुआत होगी। माधव, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। और अरुण, आज से तुम इस हवेली के सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले साथी हो। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद वही हवेली, वही आंगन, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अरुण अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। माधव अब सच में बदल चुका था। और सेठ अब घमंडी नहीं, समझदार बन चुका था। दूर खड़ा वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद किस्मत था। याद रखना, जिस दिन तुम सही होकर भी गलत ठहराए जाओगे, उस दिन हार मत मानना, क्योंकि वही दिन होगा जब तुम्हारी असली जीत शुरू होगी। अगर तुम भी मानते हो कि सच्चाई की जीत होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।